वैज्ञानिक अर्थ में राज्य मनुष्यों के उस समुदाय को कहते हैं जिसका एक निश्चित क्षेत्र होता है, जिसकी व्यवस्था एक संगठित शासन के अंतर्गत होती है तथा जो बाह्य नियंत्रण से मुक्त होता है। दूसरे शब्दों में, राज्य न्यूनाधिक मनुष्यों का एक ऐसा समुदाय है जो किसी निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में रहता है तथा जिनकी अपनी संगठित सरकार होती है और जो आंतरिक या बाह्य क्षेत्र में पूर्णतः स्वतंत्र होता है। आपको देखिए, यहाँ से यहाँ तक में एक आपको मिल गया है यहाँ पर डेफिनेशन। अब हम चलते हैं आगे और देखते हैं राज्य के संबंध में विभिन्न विद्वानों के विचार क्या क्या हैं, कि कौन कौन से विद्वानों ने कैसा विचार दिया है। जैसे हम बात करेंगे अरस्तु जी की। राज्य कुटुंबों तथा ग्रामों का एक समुदाय है जिसका लक्ष्य पूर्ण तथा आत्मनिर्भर जीवन की प्राप्ति है। वुड्रो विल्सन एक निश्चित क्षेत्र में कानून की स्थापना के लिए संगठित लोगों के समूह को ही राज्य माना है। आता है बर्गेस। बर्गेस नाम के जो विद्वान है वो क्या कहते हैं, राज्य एक संगठित इकाई के रूप में मानव जाति का विशिष्ट भाग है। इसके बाद लास्की है। लास्की भी अलग अपना मत रखते हैं। राज्य शासक और शासित वर्गों में विभक्त एक प्रादेशिक समाज है जो अपने निश्चित भूभाग व अन्य सभी संस्थाओं पर सर्वोच्च सत्ता का दावा रखता हो। अब आते हैं सिसरो। सिसरो देखो एक अलग तरह के विद्वान थे। इन्होंने जो अपना जो मत दिया राज्य पर, उनका अलग था। राज्य एक बहुसंख्यक समाज है जिसका संगठन सामान्य अधिकारों तथा पारस्परिक लाभों की प्राप्ति के लिए किया गया हो। सिसरो संगठन के रूप में इसको देखते थे। आइए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। अब यहाँ देखिए, गार्नर अलग तरीके से बात को मानते हैं। राज्य संख्या में कम या अधिक व्यक्तियों का एक ऐसा समुदाय है जो किसी निश्चित भूभाग पर स्थायी रूप से निवास करता हो। यानी कि इनका मानना था कि एक या एक से अधिक व्यक्तियों का समूह, एक तरह का वो समुदाय हो जो निश्चित भूभाग पर स्थायी रूप से रहता हो, जो किसी बाह्य नियंत्रण से पूर्णतया अथवा अधिकांश में मुक्त हो और इसकी संगठित सरकार हो, जिसके आदेश का पालन निवासियों के विशाल समुदाय द्वारा स्वाभाविक रूप से किया जाता हो, वही राज्य है। गार्नर ने अपनी तरह से परिभाषाएं दी। अब देखिए, उपयुक्त सभी परिभाषाएं अपने आप में पूर्ण नहीं प्रतीत होती हैं। राज्य की सर्वोत्तम परिभाषा गार्नर ने की है। सबसे अच्छी परिभाषा जो दिया है गार्नर ने दिया है, जो आधुनिक राज्य के स्वरूपों को पूर्ण रूपेण चित्रण प्रस्तुत करती है। इस परिभाषा में राज्य के लगभग सभी आवश्यक तत्व विद्यमान होते हैं। अब गार्नर ने अपने राज्य के जो नियम बताए हैं, यानी कि राज्य जिसको वो मानते हैं, उसके 4 तत्व भी हैं। पहला उन्होंने कहा कि राज्य कम या अधिक व्यक्तियों का समुदाय है, यानी कि व्यक्तियों का इसको समुदाय माना है। राज्य निश्चित भौगोलिक क्षेत्र होता है, यानी कि एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र होता है। राज्य में एक निश्चित संगठित सरकार होती है। राज्य किसी बाह्य नियंत्रण से मुक्त हो तथा उसके आदेशों का पालन उसके सदस्यों द्वारा किया जाता हो, ऐसा उन्होंने अपने परिभाषा में बताया। अब देखिए, हम इसी को मिला करके एक मिश्रित रूप में जान लेते हैं कि राज्य वास्तव में है क्या। देखिए, पहला उन्होंने कहा कि जनसंख्या होना चाहिए। जो राज्य का सबसे प्रमुख आवश्यक तत्व है वह जन समूह है। जब तक लोगों का समूह नहीं होगा तो जनसंख्या नहीं होगी, और वही जनसंख्या जो है वो राज्य बनाने के काम आती है, क्योंकि राज्य का निर्माण जन समूह के योग से होता है। जब तक जन समूह ना हो, राज्य की स्थापना नहीं की जा सकती। राज्य की जनसंख्या कितनी होनी चाहिए, इस संबंध में कोई स्थापित नियम नहीं है। उदाहरण के लिए, प्लेटो ने एक आदर्श राज्य के लिए 50-40 जनसंख्या निर्धारित की थी, 5040 लोगों की संख्या को निर्धारित किया था। वहीं रूसो ने कहा कि 10,000 की अगर जनसंख्या है निश्चित है तो ये क्या होगा, राज्य होगा। जबकि अरस्तु ने राज्य के लिए अंकीय रूप में जनसंख्या के बारे में बात ही नहीं किया, केवल एक अनुमान लगाया जाता है उनके द्वारा। उसका मत था कि राज्य के लिए पर्याप्त जनसंख्या होनी चाहिए। आज की परिस्थिति में राज्यों को जनसंख्या की कोई सीमा नहीं है। उदाहरण के लिए भारत को ही ले लीजिए, वर्तमान में यहाँ की जनसंख्या 1 अरब से भी अधिक है, तो यह एक राज्य की सीमा को निर्धारित करता है। अब हम आते हैं, अब देखते हैं यहाँ निश्चित भूभाग। अब देखिए, राज्य की जो दूसरी मांग है गार्नर के अनुसार, वो राज्य का दूसरा भाग यानी कि आवश्यक तत्व है, वो है भौतिक तत्वों का समूह, यानी कि
कुछ निश्चित भूभाग होना चाहिए, निश्चित भू क्षेत्र होना चाहिए। प्रसिद्ध विचारक ब्लंसली का कहना है कि जिस प्रकार राज्य का व्यक्तिक आधार जनसंख्या है, उसी प्रकार भौतिक आधार भूमि है। जनता तब तक राज्यों का रूप धारण नहीं कर सकती जब तक उसके पास निश्चित भू क्षेत्र न हो। राज्य बड़े और छोटे दोनों होते हैं। निश्चित भूभाग के अंतर्गत राज्य का संपूर्ण धरातलीय भौगोलिक क्षेत्र, उसके ऊपर का आसमान, 12 मील का समुद्री क्षेत्र व संपूर्ण खनिज संपदा आदि, ये सभी राज्य के अंग में यानी कि निश्चित भूभाग के अंतर्गत आ जाते हैं। अब देखिए, सरकार होनी चाहिए, यानी कि एक निश्चित ऐसी इकाई होनी चाहिए जो पूरे राज्य को संतुलित करने का काम करे। जैसे तीसरा अनिवार्य तत्व है, ये तीसरा अनिवार्य तत्व है। सरकार के 3 अंग होते हैं, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। राज्य और सरकार दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। सरकार विहीन राज्य की कल्पना ही नहीं की जा सकती। गार्नर के अनुसार सरकार के अभाव में जनता एक असंगठित तथा अनियंत्रित जन समूह मात्र है। गिलक्राइस्ट के अनुसार सरकार राज्य के भीतर वह प्रभावशाली संगठन है जिसके द्वारा राज्य अपनी प्रभुसत्ता का उपयोग व अपने कर्तव्यों की पूर्ति करता है। इस प्रकार राज्य को सरकार स्वरूप प्रदान करने के लिए सरकार का होना अनिवार्य। गार्नर के अनुसार अब देखिए, राज्य के निर्माण के लिए जो चौथी इकाई होती है वो संप्रभुता होती है। संप्रभुता का अर्थ है सर्वोच्च सत्ता, अर्थात राज्य को बाह्य नियंत्रण से मुक्त होना चाहिए। राज्य अपने भू क्षेत्र में निवास करने वाले व्यक्तियों के लिए कानून बनाता है, उन कानूनों का पालन कराता है और कानूनों का उल्लंघन करने वाले को दंडित भी करता है। गेटिल के अनुसार प्रभुसत्ता ही राज्य का असली तत्व है। आंतरिक रूप से देखने पर इसका अभिप्राय यह है कि प्रत्येक व्यक्ति अथवा संस्था जो कि राज्य में है कानूनन इसके अधीन है, यानी कि राज्य के अंदर जो भी है वो कानून के अंतर्गत ही आते हैं। बाह्य रूप से राज्य पर किसी अन्य राज्य का नियंत्रण नहीं है। संप्रभुत्वहीन राज्य मृत शरीर के समान होता है। जिनमें संप्रभुता नहीं होती है वो मृत शरीर की तरह है। संप्रभुता के अभाव में हम देशों 15 अगस्त हमारा देश जो है 15 अगस्त 1947 के पूर्व राज्य नहीं था, क्योंकि हमारे देश की संप्रभुत्व अंग्रेजी सरकार के पास थी, यानी कि हमारी संप्रभुता जो थी अंग्रेजों के पास थी। अब इसके बाद देखिए, हमें ये भी जानना है कि राज्य के कार्य कौन कौन से होते हैं, यानी कि क्या क्या इसके काम होते हैं। तो देखो, प्राचीन काल में ही राज्य के द्वारा केवल वे ही कार्य संपादित किए जाते थे जिनका संपादन राज्य के अस्तित्व के लिए नितांत आवश्यक होता था। वर्तमान समय में लोक कल्याणकारी राज्यों की संकल्पना के कारण राज्यों का कार्य क्षेत्र व्यापक हो गया है। वर्तमान राज्यों के कार्यों को सूचीबद्ध करना संभव ही नहीं है, यानी कि राज्य और सरकार के कार्यों का विभाजन जो होता है वो अलग अलग तरीके से होता है। देखिए, राज्य का अनिवार्य कार्य होता है एक, और राज्य के ऐच्छिक कार्य। अनिवार्य कार्य का मतलब होता है कि एक सीमा तक ये निश्चित कार्य हैं, इनको करना ही पड़ता है राज्य को। और ऐच्छिक कार्य जो होते हैं वो एक तरह से डीपीएसपी की तरह होते हैं, नीति निर्देशक तत्व की तरह होते हैं, जो कर भी सकते हैं नहीं भी कर सकते, राज्य की इच्छा पर निर्भर होता है। राज्य के अनिवार्य कार्य, राज्य के अनिवार्य कार्य जो कंपलसरी वर्क हैं, फंक्शन है राज्य के, वो क्या हैं। देखो, देश की बाह्य आक्रमणों से रक्षा, बाह्य आक्रमणों से देश की रक्षा करना राज्य का एक अनिवार्य कार्य है। इस कार्य के लिए राज्य जल, थल एवं वायु सेनाओं का गठन करता है। याद रखना, देश की बाह्य आक्रमण से सुरक्षा के लिए जल, थल, वायु सेनाओं का गठन करना राज्य का एक महत्वपूर्ण कार्य है, उनके अनिवार्य कार्य है। देश में आंतरिक शांति की स्थापना राज्य का यह अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य है। राज्य शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए तथा राज्य में चोरी, लूटमार, डकैती, अपहरण आदि को रोकने के लिए पुलिस की व्यवस्था करना, ये राज्य के लिए एक अनिवार्य तत्व के रूप में जाना जाता है। इसके बाद देखिए, न्याय एवं दंड की व्यवस्था। देश में आंतरिक शांति की स्थापना केवल पुलिस के बल पर नहीं की जा सकती, बल्कि इसके लिए कानूनों का अतिक्रमण करने वालों को पर्याप्त एवं उचित दंड देने के लिए न्यायपालिका की व्यवस्था करनी पड़ती है। यही राज्य का अनिवार्य कार्य है।
अब देखिए, राज्य को चलाने के लिए भी जरूरत पड़ती है, जैसे कर का निर्धारण एवं संग्रह। किसी भी राज्य को अपने शासन तंत्र को चलाने के लिए धन की आवश्यकता होती है, इसलिए राज्य नागरिकों पर विभिन्न प्रकार के करों का निर्धारण करता है और उनका संग्रह करता है। राज्य के विभिन्न कार्यों को संपादित करता है। अब देखिए, 5वां नंबर दे रखा है वैदेशिक संबंधों का संचालन, यानी कि राज्यों का अपने बाह्य राज्यों से जो संबंध होता है उसका संचालन। राज्य दुनिया के विभिन्न देशों के साथ कूटनीतिक संबंध स्थापित करता है, यह भी राज्य का अनिवार्य कार्य है। मुद्रा का प्रबंधन करना यानी कि महत्वपूर्ण अनिवार्य कार्य है। एक देश की मुद्रा को दूसरे देश की मुद्रा के बीच जो संबंध है उसको बनाए रखना। देश में अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए राज्य मौद्रिक प्रबंधन करता है। इसके अतिरिक्त अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की स्थापना भी राज्य का आवश्यक कार्य है। आधुनिक काल में कोई भी राज्य बिना अंतर्राष्ट्रीय संबंध बनाए विकास की ओर अग्रसर नहीं हो सकता है। आइए अब आगे देखते हैं, राज्य के कुछ अलग कार्य दिए हैं और ऐच्छिक कार्य हैं, यानी कि इन कार्यों को करने के लिए राज्य जो है वो विवश नहीं होता, बाध्य नहीं होता। ऐच्छिक कार्य वे कार्य होते हैं जिन्हें करने अथवा न करने के लिए राज्य बाध्य नहीं होता, वह अपनी सुविधा के अनुसार इन कार्यों का संपादन करता है। इन कार्यों को समाज कल्याण कार्य कहा जाता है। राज्य के ऐच्छिक कार्यों की कोई निश्चित सीमा नहीं होती है। राज्य के प्रमुख ऐच्छिक कार्य कौन हैं? जैसे शिक्षा। अब शिक्षा के लिए जरूरी थोड़े है कि राज्य ही पूरी तरह व्यवस्था करे, वो अपने भी बच्चों के लिए अभिभावक भी कर सकते हैं, यानी कि कोई संस्थाएं भी कर सकते हैं। नागरिकों की उन्नति व विकास के लिए शिक्षा एक महत्वपूर्ण साधन है। बिना शिक्षा के व्यक्ति का विकास नहीं हो सकता। देखिए, बिना कुशल व्यक्तियों के राष्ट्र का उत्थान भी नहीं हो सकता। अतः राज्य का दायित्व है कि वह अपने नागरिकों को सुयोग्य बनाने के लिए विद्यालयों, प्रयोगशालाओं, पुस्तकालयों, वेधशालाओं आदि की समुचित व्यवस्था करें। अब आता है साफ सफाई, यानी कि दूसरा जो ऐच्छिक कार्य के अंतर्गत आता है राज्य का, यह भी कर्तव्य है कि वह अपने नागरिकों के उत्तम स्वास्थ्य के लिए सफाई एवं चिकित्सा की व्यवस्था करे, क्योंकि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है, यानी कि यही एक ऐच्छिक कार्य होता है। अब आगे देखिए, कृषि का विकास। कृषि को उन्नत बनाने के लिए एवं प्रभुत मात्रा में अन्नोत्पादन के लिए सिंचाई, उर्वरक, बीज, कृषि उपकरण आदि की व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए राज्य का प्रमुख कार्य होता है। अब देखिए, चौथा नंबर दिया हुआ है उद्योग धंधों एवं व्यापार का विकास। अब देखिए, इसके लिए राज्य का बहुमुखी विकास राज्य की आर्थिक सुदृढ़ व्यवस्था से ही संभव है। इसलिए राज्य को अपने नागरिकों के लिए उद्योग धंधों के विकास एवं व्यापारिक सुविधाओं की व्यवस्था करनी चाहिए, जिससे नागरिकों की आर्थिक दशा मजबूत हो सके। 5वां नंबर देख लिखा है आवागमन के साधन। आज के वैज्ञानिक युग में आवागमन के साधनों की उपयोगिता में अप्रत्याशित वृद्धि हुई है। अतः राज्य का दायित्व है कि वह अपने नागरिकों को यातायात की सुविधा प्रदान करे। इस प्रकार राज्य के अन्य बहुत से कार्य भी होते हैं, जैसे श्रमिकों के हित की देखभाल करना, साहित्य, विज्ञान एवं कला को प्रोत्साहित करना, सामाजिक रूप से पिछड़े, वृद्ध, निर्धन, विकलांगों की सहायता करना, नागरिकों के लिए रोजगार की व्यवस्था करना, मनोरंजन की व्यवस्था करना। ये सभी कार्य जो होते हैं राज्य के एक तरह से अच्छे कार्य के अंतर्गत ही आते हैं। अब कुछ महिलाओं के प्रति भी राज्य की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जैसे महिलाओं, बच्चों, वृद्धों के लिए कल्याणकारी योजनाओं का संचालन आदि। आधुनिक युग में सभ्यता के विकास के साथ साथ राज्य के कार्यों में भी वृद्धि होती जा रही है। राज्य मानव के विकास, सुख सुविधाओं के लिए अनेक कार्यों का संपादन करता है। वास्तव में आज की परिस्थिति में ऐच्छिक कार्य भी आवश्यक कार्यों की तरह आवश्यक हो गए हैं। अब देखिए, हमने ये तो जान लिया कि राज्य क्या है, राज्य के कार्य क्या हैं। गार्नर, लास्की जैसे कई, अरस्तु, प्लेटो जैसे कई विद्वानों के हमने मत से राज्य की परिभाषाएं भी जान ली। अब हम इस चैप्टर को एक नज़र में देख लेते हैं। एक नज़र में का मतलब पूरा अभी तक हमने जो पढ़ा उसको एक बार देख लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं। राज्य के प्रमुख 4 तत्व होते हैं। अभी आपने पढ़ा था जनसंख्या, पढ़ा था वहाँ पे ना, निश्चित भूभाग, सत्ता, ऐसे आपने पढ़ा था। 4 भाग में ही आते हैं। जनसंवाद, साकार, संप्रभुता, निश्चित, गण। आगे आता है देखो, सत्ता राज्य का सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व है। राज्य के कार्य होते हैं 2, कौन से? अनिवार्य कार्य और ऐच्छिक कार्य।
संप्रभुता के अभाव में 1947 के पूर्व हमारा देश राज्य नहीं था। आधुनिक राज्यों के लिए ऐच्छिक कार्यों के लिए कोई सीमा निश्चित नहीं होती है, प्रतिकार्य की होती है। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हमने पीसीएस मेंस के लिए जो राज्य की परिभाषा है, राज्य किस तरह से अपने नागरिकों के प्रति जवाबदेही तय करता है, हमने जान लिया है। अगले वीडियो में हम कोई नया टॉपिक लेंगे और उसमें भी राज्य के प्रति क्या क्या जिम्मेदारियां होती हैं नागरिकों की, या किस तरह से हमारा देश जो है राजनीतिक मामलों में अपना दायित्व निभाता है, उसके बारे में जानेंगे। तब तक पढ़ते रहिए। पीसीएस मेंस के लिए ये बहुत ज़रूरी है, ये कई बार आ चुका है पेपर में भी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।